हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का पढ़ ज्ञानी के यूट्यूब चैनल पे। हमने वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत की थी और उस वेक्टर अलजेब्रा में हमने बहुत सारे बेसिक चीजें देखी थी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बेसिक हमने डील किया था। अब जरा इस बात को देखो कि हमने जब बताया था कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसमें एक मेन मुद्दा ये था कि मान लो मेरे पास 5 केजी चीनी है और किसी और के पास 7 केजी चीनी है, तो हम दोनों को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन क्या अच्छा तुमसे अगर मैं सवाल पूछूं, जैसे मेरे सर ने पूछा था कि 5 केजी चीनी और 5 केजी आम कितना होगा, तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? 5 केजी चीनी और 5 केजी आम और लगा के बोलेंगे। 5 केजी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते 12, है ना। 2 किलो चीनी और 4 किलो आम कितना हुआ? तो 2 किलो चीनी और 4 किलो आम हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर में भी यही चीज है। वेक्टर में आप जैसे कि 4 न्यूटन का फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, सेम दूसरे डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 4 और 5 जोड़ के हम ये नहीं बोल सकते कि 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमें देखना पड़ेगा किस एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं दो चीजें यहाँ पे, समझो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे उस थीटा एंगल के बेसिस पे, तो कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा। तो यही सारी चीजें हैं, है ना। तो हम लोग इस चीज को डील करते हैं और इसमें सबसे पहला जो तरीका होता है डील करने का वो होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम लोग चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम लोग, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को डील करने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लेकर, व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां से लिखना चालू करते हैं थोड़ा सा। चलो यहां से लिखते हैं पहले ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? नाम से ही सजेस्ट करता है कि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल लॉ को पहले लॉ को तो लिखो। लॉ क्या बोलता है? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर is represented represented by two sides of a triangle taken in same order। इस बात का ध्यान देना, taken in same order, taken in same order, then their resultant is given by, then their resultant is given by third side, resultant is given by third side taken in opposite order, taken in opposite order। ये तो हो गया लॉ। अब इस लॉ को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। बेसिकली ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना, तो मान लेते हैं ये है मेरा एक साइड 1, पहला साइड, ठीक है, जिसको हमने ड्रॉ किया कैसे, टेल से हेड जाते हुए। तो बोला है सेम ऑर्डर, अगला जो वेक्टर होगा वो भी टेल से हेड की तरफ ही जोड़ो। तो ये हो गया वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब ये बोल रहा है कि ये जो वेक्टर ए है जो कोई नॉन जीरो वेक्टर है, और वेक्टर बी है जो कि दूसरा भी नॉन जीरो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे कैसे मालूम चलेगा जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा? वो रिजल्टेंट आएगा थर्ड साइड से। तो वेक्टर की 2 साइड तो हमें पता चल गई। थर्ड साइड मेरे पास ऑप्शन कैसे कैसे है बनाने का। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब टेल यहाँ पे है ना, सॉरी टेल से हेड की तरफ। बट ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर मेंटेन है, टेल यहाँ है, टेल यहाँ है, फिर यहाँ पे टेल आना चाहिए था ना, साइक्लिक ऑर्डर है ना, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट गिव अ थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बट यहाँ चेंज कर दिया, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, यहाँ पे ऐसे ये आएगा हमारा फाइनल रिजल्टेंट। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हो, फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर बात। अब कंक्लूजन ये क्या है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों को जोड़ने पे जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो आर वेक्टर आएगा। क्लियर है। तो
हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए अगर कुछ दिया होगा वो लिख देंगे, वेक्टर बी दिया होगा कुछ लिख देंगे, और इस आर रिजल्टेंट के वैल्यू को स्केल से मेजर करेंगे। ऐसे करेंगे क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, एक बहुत ही बचकाना तरीका है। हाँ, ये इतना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से करना पड़ेगा, है ना। और इसी कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी अच्छा सा डील करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा डील करेंगे। वो कैसे डील करेंगे इस चीज को जरा समझो, वहां पे पहले इस चीज को समझो। पहले हम फॉर्मूला बता दें। देखो होगा क्या, मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए है एक, दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो रिजल्टेंट जो होगा, आर वेक्टर जो होगा, वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो हमने ऐसे बताया, ठीक है। बट आप बोलोगे कि सर मुझे प्रूफ चाहिए इसका, ऐसा नहीं काम चल सकता, हमको इसका प्रूफ चाहिए। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में? बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। हमको इसका प्रूफ चाहिए, तो कैसे हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो हम इस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां से जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट वी हैव टू वेक्टर। अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड आर इज द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हो क्या है? फाइनल आंसर। आर इस दोनों को जोड़ने पे जितना आएगा रिजल्टेंट है। तो जरा एक बनाते हैं ट्रायंगल बढ़िया सा, ठीक है। वी हैव टू वेक्टर। अब एक वेक्टर तो ये रह लो, ये हो गया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लो ये वेक्टर बी। चलो हम एक काम करते हैं, इस चीज को है ना थोड़ा अंदर ले लेते हैं, काम आएगा वेक्टर बी। और हमने क्या बोला था, जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा थर्ड साइड आर वेक्टर, ठीक है। और हमें इसी आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं इसमें हम लोग। इसमें क्या करते हैं, चलो इसका नाम देते हैं। सबसे पहले ये नाम दो, ये ए साइड मान लो, ये बी साइड मान लो, और इसको हम लोग सी मान ले, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, और इससे मिला दो, ये इससे मिला दो। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे नाम लिख दो। एक काम करते हैं ना, इस फिगर को थोड़ा हम बढ़िया से इधर बनाते हैं, क्लियर है? इस फिगर को थोड़ा सा इधर बनाते हैं और समझते हैं इस फिगर को। चलो देखो, मान लो कि कोई एक वेक्टर है ये ए, और दूसरा वेक्टर हो गया ये हमारा बी, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कुछ आ रहा है इस टाइप से आर वेक्टर, ठीक है। इधर तो दिख रहा है ना बोर्ड में? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इस जगह से यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो तो इसका नाम अब नामकरण कर लो भाई, थोड़ा सा नामकरण कर लो, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलो मान लो ये है साइड ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है मान लो एम। ऐसा कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा अब तुमको एक चीज बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा निकालने आता है कि नहीं आता है? आता है, आता है। देखो नहीं आता है तो एक काम करो, यहाँ पे एक तरीका मैंने बताया था बेसिक में, यहाँ पे लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी। तो ये तरीका याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में आराम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। आया? अब ये जो ट्रायंगल है ना BMC, अच्छा हमको आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करो, एक ट्रायंगल जो दिख रहा है इन ट्रायंगल BMC, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे देखो, इन ट्रायंगल BMC दिख रहा है ना, इन ट्रायंगल BMC में जरा तुम साइन थीटा की वैल्यू हमको निकाल के बताओ। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बताओ? साइन थीटा होता क्या, जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सीएम अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यानी बी। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सीएम बराबर बी साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सीएम बराबर बी साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब ये जो वैल्यू आ गया मेरा, ये आया है बी साइन थीटा। सेम उसी तरीके से इसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बीएमसी, इन ट्रायंगल बीएमसी कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? देखो कॉस थीटा कैसे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस क्या है, bm और डिवाइडेड बाय b, और यहां से हम bm निकाल सकते हैं, bm बराबर क्या हो जाएगा, b cos थीटा, b cos थीटा। क्लियर है? मतलब मेरा ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा कितना, cm बराबर हो रहा है b sin थीटा, मतलब ये आ रहा है हमारा b sin थीटा, और ये हमारा आ रहा है b cos थीटा। इसी में किसी को दिक्कत है कि नहीं है? भाई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करना कि सर ये कैसे आया, एक एक पॉइंट पे क्लियर कर देना, ठीक है? b cos थीटा आया, ये b sin थीटा आया। अब जरा ध्यान से देखो, b sin थीटा आया ना, b cos थीटा आया। अब ये पूरे ट्रायंगल को ले लो, ACM, इस पूरे ट्रायंगल को लो, ACM, इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल ACM, इस पूरे ट्रायंगल को लो। अब बात करते हैं, अगर इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हम देखें ACM, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? देखो परपेंडिकुलर है तो ये CM परपेंडिकुलर, मतलब कि ये आर स्क्वायर, जरा ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, सॉरी AM प्लस MC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं लिख सकते हैं ना? तो आर स्क्वायर की जगह हमने लिखा है आर स्क्वायर बराबर AM को कैसे लिख सकते हो? देखो AM को हम लिख सकते हैं ना AB प्लस BM, रोना मत ऐसे, AB प्लस BM है ना, हाँ BM का होल स्क्वायर, AB प्लस BM का होल स्क्वायर प्लस MC की वैल्यू क्या थी, CM बोलो या MC बोलो, बात देखिए भाई, CM की वैल्यू कितनी थी, B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो B sin थीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते, चलो लिख लो पहले, B sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं इसको। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को, ये पूरा डिस्टेंस ए है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बीएम का वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे देखो ए प्लस, देखो ए बी को तुम ए मान लो, ए बी को अगर ए मानोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब प्लस यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसको समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? क्लियर है? अब इसी चीज को यहां पे थोड़ा लाके लिखो, तो आर स्क्वायर बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर यहां है, वो बी स्क्वायर को कॉमन ले लें, बी स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो 1 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात? यहीं से अगर तुमको बोलता है आर की वैल्यू बताओ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात? अरे है कि नहीं है भाई बताओ, है कि नहीं है? रिजल्टेंट आया कि नहीं आया, इतना लिखो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं इसके ऊपर, ठीक है?
लिख चुके हो तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग आगे अब मूव करेंगे इसमें। लिख लिए हो? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है भाई? अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये हमने रिजल्टेंट जो लिखा है वो आर वेक्टर लिखा है। बेसिकली आर मेरा क्या है? रिजल्टेंट है, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमको क्या करना होगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है। एज देखो, एज आर इज अ वेक्टर, वेक्टर है। मान लो रिजल्टेंट आर जो है मेरा वो वेक्टर है ना? तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये रहा। डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा रिजल्टेंट का? डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा रिजल्टेंट का? तो मान लो अभी तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, अभी हम करके बता देते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा मान लो। क्या है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसी फिगर से तुम tan अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, tan अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। tan अल्फा, चलो यहां से निकालो। tan अल्फा, अल्फा, चलो ऐसे लिख लो। चलो जरा ध्यान से देखो, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी b, परपेंडिकुलर की जगह b sin थीटा डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। बेस क्या होता है? ये, यानी ए एम होता है, तो ए एम को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। नाउ दिस इज द tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा। और अल्फा निकालना हो तो tan इनवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब जरा यहां देखो, दो चीजें मिली है हमको यहां से वेरी गुड कंक्लूजन, हमको दो चीजें फटाक से हम इसको सॉल्व, इसको फोटो लो, हम भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। चलो ठीक है, गुड वन, ओके। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो हमको जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ए आर स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अब देखो, जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा कैसे निकाला हमने? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर है बात? इतना समझ में आया? ट्राइंगल लॉ कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल लॉ से कैसे आया। अब इसी में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी इसको रब करके। अरे मिलते क्या है, रुको भाई, रब ही करते हैं। तो चलो देखो, अब हम लोग पैरेललोग्राम समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। देखो, तुमने ट्राइंगल लॉ समझ लिया ना, कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम लॉ भी सेम ही है भाई, बस नाम अलग अलग है, रिजल्ट यहीं से सेम ही आने वाला है। पैरेललोग्राम क्या बोलता है? पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि लेट टू वेक्टर इज represented by, let two vector is represented by two adjacent side of a two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is given by diagonal of parallelogram from the point of intersection
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो मान लो, अभी स्टेटमेंट पढ़ा ना, अभी मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, ए और बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स है, पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है भाई, तो सबसे पहले एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो। थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर लो, इसको यहाँ से छोटा कर लो, ऐसे पैरेललोग्राम बना लो इमेजिनरी। पहले पैरेललोग्राम बना, ठीक है। ये इमेजिनरी पैरेललोग्राम हो गया। ए मतलब ये ना, ये एक वेक्टर है ये, और ये वेक्टर है बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पैरेललोग्राम तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो रिजल्टेंट क्या बोलता है, जरा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। रिजल्टेंट कहां से आएगा, जो दो वेक्टर आएंगे दोनों को जब जोड़ेंगे, बीच में मान लो एंगल थीटा, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा ना, वो डायगोनल से आएगा, जो कि दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से डायगोनल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से। मतलब ये वाला डायगोनल, देखो एक डायगोनल तो यहाँ पे भी है ना, अरे पैरेललोग्राम का एक डायगोनल तो ये भी होता है ना, लेकिन ये जो डायगोनल है ना, हम इस डायगोनल को काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए इसको कट कर देना, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लॉ ही बोल रहा है कि जहां पे जो दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट है, जहां पे दोनों वेक्टर मीट कर रहा है, उस दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकला है, उसी डायगोनल को हमें काउंट करना है, बाकी को काउंट नहीं करना है। तुम क्या बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, दो वेक्टर दिया रहेगा, हम इसको लेके आएंगे, हम मस्त स्केल लेके आएंगे और इस डायगोनल को मेजर कर देंगे, हमको रिजल्टेंट मिल गया। बक बुड़बक, ऐसा कौन करता है। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, है ना। सब पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे, मजबूरी है, ये तो बोलेगा कि कम पढ़ाते हैं। चलो देखो, मान लो, चलो यहां से लिखते हैं भाई, इधर से लिखो। मान लो ये ऐसे एक डायगोनल है, इमेजिनरी डायगोनल, ये आया, है ना। चलो नाम दे दो, ए बी सी डी। अच्छा ये वेक्टर है ए, ये है वेक्टर है बी, और ये है रिजल्टेंट मेरा आर, है कि नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, करना वही चीज है, करना वही है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, चलो नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल बीएमसी, बताओ बीएमसी जो ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल बीएमसी साइन थीटा क्या होता है, इधर देखो, इधर इधर यहाँ देखो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, चलो ये अगर बी है तो ये भी तो बी होगा ना भाई, डायगोनल है, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सी एम इजकस टू बी साइन थीटा। ऐसा आया था पिछले बार भी, यह आया था बी साइन थीटा, और यह आया था हमारा बी कॉस थीटा, समझ में आया। फिर कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये हो जाएगा ना बेस बी एम अपॉन हाइपोटेनस बी, तो यहां से बी एम बराबर बी कॉस थीटा आएगा। अब पूरे ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल, ये देखो ये चीज हम लोग कर चुके हैं पिछली बार, है ना, पिछले ही स्लाइड में हमने किया था इसी को, ए सी एम आर स्क्वायर, भाई वही चीज कर रहे हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर कर दिए, दो सी एम, आर स्क्वायर, ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम का होल स्क्वायर प्लस सी एम, सब प्लस क्या हो जाएगा, सी एम का होल स्क्वायर। भाई इसको करो आगे, है ना, तुम खुद से प्रोसीड करो, आंसर लेके आने की कोशिश करो। ए बी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा,
बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस सी एम को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया था, आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना तो आ रहा था, ये लॉ लिख लो, कभी कभी आ सकता है। हाँ अभी वो tan अल्फा वाला चीज मान लेते हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब जरा देखो, यही ट्रायंगल के अंदर मान लेते रिजल्टेंट जो है एंगल ए से अल्फा एंगल बना रहा है ना। तो tan अल्फा लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई सब करने में अच्छा नहीं लगता है ना। कहाँ गया, tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्या होगा बताओ, tan अल्फा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना बोलना पड़ेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो tan अल्फा आया। एक क्वेश्चन बच्चों का यहां रहता है ये कि सर आपने जो अल्फा लिया है रिजल्टेंट के लिए, रिजल्ट आपने बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल बनाया है, रिजल्टेंट बी से भी तो एंगल बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है, कौन कथा बोलता है नहीं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। मान लो ये रिजल्टेंट यहां से है ना बीटा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, बीटा एंगल बनाता है ना। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है, हम आंसर लिख देते हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि tan बीटा बताओ कितना आ जाएगा यहाँ इस पूरे फिगर से, tan बीटा। तो हम ऑल तो बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा यहां आ जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस थीटा। अब देखो कैसे आया है ये, हमने रिजल्टेंट ए से लिया है ना, ए से लिया क्या रिजल्टेंट लिया ए से, तो नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा कर दिया, ऊपर में बी साइन थीटा कर दिया। अगर हमने रिजल्टेंट बी से लिया है तो बी से लिया है तो नीचे बी प्लस ए कॉस थीटा कर दिया और ऊपर में ए साइन थीटा कर दिया। समझ में आया, करना इतना ही है बस, रिजल्टेंट किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो अब एक कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं इस चीज का क्या करते हैं हम लोग, एक कंक्लूजन लिखते हैं। कितना टाइम का वीडियो हो गया अभी, अरे बहुत कम देर का हुआ है, 27 मिनट ही हुआ। अभी तो क्वेश्चन भी कराना है इसमें, ठीक है। तो कंक्लूजन, हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर, फॉर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो आता है आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। फिर tan अल्फा का वैल्यू क्या आता है, चलो लिख लो tan अल्फा, देखो दोनों से डिले, tan अल्फा लिखो tan बीटा लिखो। tan अल्फा क्या आता है, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये होता है एक। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया हमारे लिए, क्लियर है बात। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक मिला हमको इस टॉपिक से। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ रिजल्ट हैं, इन सारी चीजों को भी देख लेते हैं। मान लो दो वेक्टर है अपने पास, कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर है अपने पास, ठीक है। दो वेक्टर, हम अलग अलग केस लेके चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। केस वन, कुछ केस लिखते हैं, यहां पे लिख लेना सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। पहला जरा ध्यान से देखो, पहला अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना 0 डिग्री, मीन्स मतलब 0 डिग्री क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है 0 डिग्री, इसका मतलब दो वेक्टर क्या है एक दूसरे के
मतलब पैरेलल है ना, तभी तो 0 डिग्री आएगा। मीन्स दो वेक्टर आपस में है पैरेलल, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा जरा वो कितना आएगा बताओ। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डाल देंगे। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, यानी आर स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और 1 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा पूरे, मतलब 2ab कॉस पूरे हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 ही होता, हाँ ठीक है आएगा। tan अल्फा की वैल्यू बताओ कितना आएगा यहाँ पे। tan अल्फा क्या होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये तुमको कमेंट करना है a प्लस बी कॉस थीटा। तो साइन 0 डालो, कॉस 0 डालो और रिजल्ट कमेंट, इसका रिजल्ट कमेंट करना, ठीक है, ये होमवर्क है। अगला केस देखो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दूसरा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल। अरे एंटी पैरेलल थीटा 180 डिग्री करने का मतलब क्या हुआ, एक इधर है एक इधर है, मतलब दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है 180 डिग्री है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, अभी कुछ कैलकुलेट करवाएंगे तुम लोग से। आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू कितना आता है -1, यानी इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, तो -1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा। क्लियर है बात, देख लेने दो, और कुछ छूटा तो नहीं है मेरे हिसाब से कुछ छूटा तो नहीं रहा है। आर की वैल्यू आ रही है। अच्छा वही एक काम कर सकते हो, आर स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए प्लस बी, और यहीं से आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी, हो तो गया। 90 का भी लिख लो एक, अच्छा चलो 90 का कमेंट करना। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा, और एक तुम कमेंट कर देना हमको इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए की जितनी वैल्यू है वेक्टर बी की वैल्यू है। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, आंसर कमेंट करना, लेकिन कैसे होगा, जैसे देखो ए और बी दोनों बराबर है, दोनों को ए लो, तो आर क्या हो सकता है, देखो आर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर सॉरी आर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, और आंसर प्लीज इसका कमेंट जरूर करना और देख ले कुछ छूटा तो नहीं है। चलो कुछ छूटा तो नहीं है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। रिजल्टेंट आर जो आता है वो हो जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, ये आता है हमारा फाइनल रिजल्ट, हो गया। और इस केस में tan अल्फा की वैल्यू भी बता देना भाई, tan अल्फा कितना होता है, tan अल्फा कितना होगा, प्लीज इसको भी कमेंट करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में कुछ तो बचा तो है नहीं, हाँ एक दो चीज लिख लो, एक दो चीज छूट बता रहा था कि वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो ये भी लिखो, दिख गया किताब में मेरे को प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। पहला कम्यूटेटिव, और एक होता है हमारा कौन सा, सॉरी हाँ एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, समझ में आया ना, मतलब वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर है बात, तो ये था कुछ हमारा वेक्टर। अब एक क्वेश्चन भी कर लो जाओ, अब आए इतना देर रुक गए तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा किस टाइप से इसमें, है ना। तो इसी में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि
देयर आर टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, तो वेक्टर ए की वैल्यू दिया है हमको 3 यूनिट, देखो यूनिट लिखा है मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, किलोमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं है। एंड वेक्टर बी की वैल्यू दिया है हमको कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट, और तुमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट कितना होगा अगर दोनों के वैल्यू का बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो रिजल्टेंट निकलता कैसे है, हाउ वी फाइंड रिजल्टेंट, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर, सॉरी आर स्क्वायर में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ सही तो है, और आर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, लिख दिया सॉरी बाई मिस्टेक, यहाँ लिख दिया आर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर, हाँ तो 9 प्लस 16 24 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ से यहाँ कटा देंगे, अंडर रूट 9 16 25 प्लस 12 25 10 35 2 37, तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 37 यूनिट, कोई यूनिट नहीं मेंशन है तो यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। ये था, तो इस टाइप से क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस टाइप से ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और एक इंट्रो दे देते हैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर। देखो हमको अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नॉर्मल ए प्लस वेक्टर बी करना है। अब हमने एक चीज पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर। अब ये क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए है और हम बोल रहे हैं कि इस वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसकी मैग्नीट्यूड तो उतनी ही होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी वेक्टर ए प्लस, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम लोग लिखना चाहें तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर बी, मतलब हम लोग जो क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन लिखेंगे उसको भी एडिशन के टर्म में ही यूज करेंगे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी, बी अगर 10 है तो नेगेटिव ऑफ बी क्या हो जाएगा -10। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं किसमें, वेक्टर एडिशन के ऊपर। क्लियर है, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन है ना टाइप पे कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको लिखने में आसानी होगा, सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा वहां पे। क्लियर है बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।